हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने कहानी तो सुनी होगी कि इतिहास दोबारा खुद को दोहराता है, द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो वैसा ही कुछ जो है दोस्तों, आप लोगों को आने वाले 1-2 साल में जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 2 टाइमलाइन को कंपेयर कर रहा हूँ। सन 2011-12 का मार्केट जो कि स्मार्टफ़ोन में था, और अभी दोस्तों सन 2022-23 का मार्केट जो है वो ईवी स्कूटी में जो है, उन दोनों की टाइमलाइन को जो है मैं यहाँ पे कंपेयर करने वाला हूँ। तो साथ ही में दोस्तों आप लोगों के वीडियो के एंड में आपको ये आंसर पता लग जाएगा कि ईवी मार्केट में अभी जो चल रहा है ना, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी ब्रांड्स आ गई है, इंडियन ब्रांड्स खचाखच जो है हर कोई यहाँ पे ईवी बेच रहा है। इनका आने वाले 2-3 सालों में क्या होने वाला है वो आप लोगों को जो है बिल्कुल यहाँ पे पता लगने वाला है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में आखिरी तक। एक अच्छी डिटेल्ड एनालिसिस जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नाउ बात करते हैं दोस्तों सन 2012-13 के टाइम पे, ठीक है। 12-13 इन द सेंस थोड़ा आप उसको 10 या फिर 11 भी ले सकते हैं। वही टाइम की जो है यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस वक़्त आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि बहुत सारे इंडियन मोबाइल स्मार्टफ़ोन मैन्युफैक्चरर्स थे, जैसे कि माइक्रोमैक्स हो गया, लावा हो गया, कार्बन हो गया, सेल्कन हो गया, इंटेक्स हो गया। ये सब जो हैं दोस्तों 12-13 के टाइम पे जो है लार्ज जो फ़ोन्स होते हैं, स्मार्टफ़ोन्स होते हैं, बड़े डिस्प्ले वाले, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते थे, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी सेल होती है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो सडनली जो है मार्केट से गायब ही हो गए। आज भी मिलते हैं माइक्रोमैक्स के फ़ोन, लेकिन आप लोग को खुद मालूम है दोस्तों कि कौन खरीदता है और कौन उसे नहीं खरीदता है, ठीक है। तो इन सब की शुरुआत होती है सन 2009 के लेट में, ठीक है। बिकॉज़ सन 2007 में आईफ़ोन इंटरनेशनली लॉन्च हो गया था और 2008 आते-आते वो जो है इंडिया में आ गया था। और क्योंकि आईफ़ोन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महँगा था, लेकिन दोस्तों सबको चाहिए था बड़ा डिस्प्ले, ठीक है। तो बड़ा डिस्प्ले उस टाइम पे लगभग कितना होता था, 4 इंच आप मान के चलिए, उतना बड़ा डिस्प्ले होता था। तो वो सबको चाहिए था और कम कीमत पे चाहिए था, बिकॉज़ डेफिनिटली इंडिया इज़ अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट। तो उस टाइम पे दोस्तों एक ही कंपनी ऐसी थी, सैमसंग, जो कि कहीं न कहीं बड़ा डिस्प्ले का फ़ोन देती थी। और उनके फ़ोन एज़ यू नो दोस्तों अभी भी महँगे हैं, एज़ फॉर द गिवन स्पेसिफिकेशन, तब भी उनके फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा महँगे थे उस टाइम पे, ठीक है। नाउ इस हेवी डिमांड को मीट करने के लिए सन 2009 के एंड में आते-आते आप लोगों ने देखा होगा कि माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, सेल्कन, इंटेक्स, इनका राइज़ हो गया, ठीक है। ये जो है क्या करते थे, बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले वाले स्मार्टफ़ोन बनाते थे। माइक्रोमैक्स का मुझे आई थिंक नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इनकी कैनवास सीरीज़ हो गई, बोल्ट सीरीज़ हो गई, उनमें आपको जो है कम प्राइस पे बेहद ही बड़ी-बड़ी स्क्रीन वाले जो है यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलते थे। फ़ोन की क्वालिटी क्या है वो मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को भी मालूम होगी। लेकिन ये लोगों ने 2000 एंड नो या फिर 2010 गिन लीजिए, 10, 11, 12, ठीक है, और कुछ हद तक 13 भी। 3 साढ़े 3 साल तक दोस्तों अंधाधुंध कमाई की, बिकॉज़ वो उनके फ़ोन्स जो है बड़ी स्क्रीन वाले डिस्प्ले देते थे, और कंज़्यूमर को भी जो है एट द एंड वही चाहिए था। लेकिन ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि आगे चल के इनका नामो-निशान मिट गया, ठीक है। मैं नीचे बार-बार इसलिए देख रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैंने जो है पूरा यहाँ पे डिटेल लिख के रखा हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ कि इनका नामो-निशान यहाँ पे मिट गया, ख़ासकर अगर मैं इन इंडियन ब्रांड्स की बात करूँ, लावा, कार्बन, सेल्कन, फलाना-ढिमका, ये सब का क्या हुआ? तो दोस्तों इन सब की पोल खुलती है सन 2014 में, अर्ली 2014 में, जब शाओमी लेकर आता है उनका सबसे पहला स्मार्टफ़ोन इंडिया में, दैट इज़ Mi 3। उससे पहले भी एक लॉन्च हुआ था, लेकिन दोस्तों Mi 3 को जो है ग्रैंड एंट्री की तरह आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो Mi 3 है, जिन लोगों को याद होगा, क्योंकि मेरी एज की दोस्तों टाइमलाइन ऐसी है कि मैंने वो सारे फ़ेज़ देखे हुए हैं। मैं सन 2012-13 की अगर मैं बात करूँ, 14 में, तो उस टाइम पे जो है मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि जो Mi 3 का क्रेज़ कितना ज़्यादा था, क्योंकि उसकी जो है दोस्तों सेल लगती थी और स्टॉक आउट होने का डर था। तो डेफ़िनिटली बहुत सारे बिचौलियों ने उसको एक साथ जमा कर लिया था और बाद में जो है वो ब्लैक में भी बेच रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसे ब्लैक में भी जो है दोस्तों यहाँ पे उसको खरीदा हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ कि उस फ़ोन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। तो डेफ़िनिटली दोस्तों जो प्रोसेसर मिल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। सारे स्पेसिफ़िकेशंस उसमें देखा जाए तो उस टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अच्छे आपको देखने को मिलते थे। ठीक है? तो ये हो गई बात। लेकिन उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा एक-एक करके सारी चाइनीज़ फ़र्म्स आ गई इंडिया में, ठीक है? स्मार्टफ़ोन्स बेचने के लिए। इनिशियली उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होती थी, वो चाइना से ही जो है दोस्तों सीधे फ़ोन बेचते थे। लेकिन बाद में धीरे-धीरे उन्होंने भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर दी। लेकिन आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिए दोस्तों, चाइना की जो भी कंपनीज़ हैं, ओप्पो, वीवो, ठीक है, बाकी शाओमी, ये सब ले लीजिए, इनका हर एक मूव बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड रहता था और ऐसा लगता था कि हर चीज़ इन लोगों ने स्टडी की हुई है, ठीक है? लाइक दे न्यू कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, ठीक है? डेफिनिटली दोस्तों उन लोगों ने बहुत सारे फोरम्स रन किए, लेकिन उन सबके पास ये डेटा आया कैसे? तो यहाँ पे खुलते हैं दोस्तों इस स्टोरी के सारे पत्ते। वो ये थे कि माइक्रोमैक्स जैसी कंपनीज़ सन 2014 के पहले ये क्या करती थीं
कि व्हाइट लेबल जो ब्रांड होती थी, जो कि चाइना में बहुत सारे स्मार्टफ़ोन्स बनते थे दोस्तों, उन्हीं के ऊपर जो है अपना ये नाम-वाम चिपका पे इंडिया में बेचती थी, एज़ इट इज़ बेचती थी, ठीक है? विदाउट एनी मच एक्सपर्टीज़, ज़्यादा कुछ लेना-देना नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों, मान के चलिए कि आप घर में खाना बनाते हैं, ठीक है? आपको पता रहता है उसमें कि कितना नमक डलेगा, कितना पानी डलेगा, एनीथिंग एल्स, लेकिन आप वही अगर ज़ोमैटो से ऑर्डर करें और मेहमान को ये बोल के खिलाएँ कि भई ये मैंने बनाया है, सो यू कैन इमेजिन कि उस वक़्त के लिए तो वो मेहमान जो है यहाँ पे सैटिस्फाई हो गया। लेकिन क्या हो दोस्तों, अगर वो मेहमान रोज़-रोज़ आए, तो रोज़-रोज़ आप जो है वहाँ पे ऑर्डर नहीं कर सकते ज़ोमैटो से, राइट? तो वैसे ही कुछ दोस्तों यहाँ पे माइक्रोमैक्स ऐसी कंपनीज़ के साथ में हुआ। इन लोगों ने देखा कि भई चाइनीज़ फर्म्स जो है अब आ चुकी हैं यहाँ पे, ठीक है? क्यों कॉपी बेचना जब हम ओरिजिनली यहाँ पे इंडिया में आके बेच सकते हैं। तो माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, सेल्कन, इंटेक्स, इन कंपनीज़ का स्मार्टफ़ोन जो शेयर है दोस्तों, तब वहाँ से श्रिंक होना चालू हो गया और चाइनीज़ फर्म वो सीधे इंडिया में आ गई। उन्होंने अपना प्रोडक्ट एज़ इट इज़ कंज्यूमर को बेचना यहाँ पे चालू कर दिया। तो उनको जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिला। नाउ 3-4 साल जो माइक्रोमैक्स इन फलानी ढिमका कंपनियों ने स्मार्टफ़ोन बेचे ना व्हाइट लेबल करके, तो चाइनीज़ फर्म्स ने उस टाइम पे पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे स्टडी किया। पूरा का पूरा डेटा स्टडी किया कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, क्या प्राइस रेंज हो सकती है, ठीक है? इनफैक्ट आप लोगों को जान के दोस्तों आश्चर्य होगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ओप्पो, वीवो के जो स्मार्टफ़ोन्स होते हैं, ठीक है? ये जिस भी गली-गली में जो इनकी दुकानें खुल गई हैं, ठीक है? तो ज़्यादातर जो दुकान वाले होते हैं वो इन्हीं के स्मार्टफ़ोन्स पुश करते हैं, बिकॉज़ इंसेंटिव जो है ये कंपनी ज़्यादा देती हैं। तो ये सारे के सारे स्ट्रैटेजी बना के जो है दोस्तों चाइनीज़ फर्म्स यहाँ पे घुस गई और आज आप लोग देखते हैं कि माइक्रोमैक्स जैसी इंडियन कंपनीज़, लावा, कार्बन ऐसी कंपनीज़ का नामो-निशान नहीं है। लाइक है बहुत ही माइन्यूट सा फ्रैक्शन है, ठीक है? और कोई भी आपको बताएगा स्मार्टफ़ोन सजेशन में तो एट लीस्ट उनका नाम तो यहाँ पर नहीं लेगा। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आज में ईवी मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है? तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ। पिछले 35-40 सालों से कोई भी नया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इंडिया में नहीं आया हुआ है, ठीक है? कोर सेक्टर जो कि पेट्रोल, डीज़ल ये वाले जो इंजन बनाती हैं, उनमें जो है बिल्कुल कोई नया आया हुआ नहीं है पिछले 35-40 सालों में। लेकिन सडनली जब इलेक्ट्रॉनिक ईवी मार्केट बूम होता है इंडिया में, बिकॉज़ सरकार को भी लगता है कि भई लोग ईवी जो है ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पेट्रोल का जो खर्चा है, पेट्रोल, डीज़ल का, इन सब का जो है काफ़ी ज़्यादा कम होने वाला है। जो कि एज़ ऑफ नाउ करंट सॉल्यूशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए ना दोस्तों, तो बैटरीज़ जो भी खराब होंगी ना, इनको डिस्पोज़ करना बेहद ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो देखना पड़ेगा दोस्तों कि बैटरियों का कबाड़ जो है कहाँ पे जमा होता है। ख़ैर वो तो बात की बात है, आगे चल के पता लगेगा। लेकिन सडनली आप लोग देखेंगे कि बहुत सारी इंडियन ब्रांड्स जो हैं, ईवी मार्केट का फ़ायदा उठाने के लिए आ जाती हैं। जैसे कि मान के चलिए एम्पियर, ओकिनावा, बाउंस हो गया, ठीक है, डेल्टिक हो गया। पिछले 3-4 सालों में तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ आ गई हैं जिनका ऑटोमोबाइल से कुछ लेना-देना ही नहीं है, ठीक है? मैं कोर सेक्टर कंपनीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नई कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ। उन्होंने धड़ल्ले से खोल दी। नाउ ऐसा इन लोगों ने किया कैसे? तो वन्स अगेन दोस्तों सेम स्टोरी यहाँ पे रिपीट हो रही है। चाइना में जो स्कूटी मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो मिलते हैं, जो कि चाइना व्हाइट लेबल भी बनाती है। व्हाइट लेबल का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। मान के चलिए कि आप आटा बनाते हैं, ठीक है? आप जस्ट एक आटा बना के थैली में पैक कर दीजिए विदाउट एनी नेमिंग। बाहर के लोग आएँगे, उस थैली के ऊपर अपना नाम छाप के आपको पैसे दे जाएँगे और वो उस थैली को उनके ब्रांड के नाम से बेचेंगे, ठीक है? तो सेम थिंग इज़ हैपनिंग हियर। चाइना में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि व्हाइट लेबल बनाती हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं रहता, ठीक है? तो वो थोड़ा बहुत कस्टमाइज़, ट्विकिंग ये सब भी जो है कर देती हैं, अगर आपकी जो स्पेशल डिमांड है। तो वही चीज़ यहाँ पे चल रही है दोस्तों। ये जो भी 20-25 इंडियन कंपनीज़ आ गई हैं ईवी मार्केट में, वो क्या कर रही हैं, एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट कर रही हैं, उसके ऊपर जो है अपना स्टिकर चिपका के यहाँ पे बेच रही हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि देखिए स्कूटी बनाना एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल अपना जो पेट्रोल डीज़ल इंजन होता है, उससे सस्ता है और मैन्युफैक्चरिंग इसकी ईज़ी है। मुश्किल से 10-15 पार्ट्स ऐसे कुछ जो है इसमें लगे रहते हैं, कोर पार्ट्स, ठीक है? जबकि जो इतने आईसी इंजन होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे पार्ट्स लगते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, यहाँ पे इंडियन कंपनीज़ मुझे लगता है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गलत कर रही है, क्योंकि कल को चल के ये चाइनीज़ कंपनीज़ खुद आ जाएँगी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा तगड़े स्पेसिफ़िकेशन के साथ में, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में कि कंज़्यूमर को क्या चाहिए, तब ये कंपनीज़ क्या करेंगी। बिकॉज़ ये टाइम ऐसा है कि इनको खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे खर्चा करना चाहिए। लेकिन डिस्पाइट दैट एज़ यूजुअल ये कर क्या रही हैं, ये नॉर्मल ह्यूमन जैसे बिहेव कर रही हैं कि होता है ना कि चीटिंग करने को अगर एग्ज़ाम में मिल जाए तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक है? रोज़ तो चीटिंग चल रही है, लेकिन जिस दिन चीटिंग नहीं चलेगी उस दिन क्या होगा, ठीक है? ये आप लोगों को जानना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट दे रही है ना, उसका भी मुझे लगता है उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा रही है लॉन्ग रन के लिए, ठीक है? तो सब्सिडीज़ बस बिचौलियों वाला जो है काम यहाँ पे कर रही है इंडियन कंपनीज़ की, जैसा-तैसा पैसा आए बस कलेक्ट कर लो, जितना हो सके उतना जो है दबोच लो, बिकॉज़ ये लोग भी जानती हैं, कल को अगर चल के चाइनीज़ कंपनीज़ जो है अच्छे स्पेसिफ़िकेशंस के साथ में आती हैं इंडिया में,
देन इनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। माइक्रोमैक्स का जो हाल हुआ था, उनका भी यही हाल होगा। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।